शुरू। हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस केयर इंस्टीट्यूट। मैं सेल्फ डॉक्टर इंदिखा बदर। आज बच्चों लास्ट लेक्चर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इसके एप्लीकेशंस की बात कर लेंगे। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ठीक है ना, तो बहुत फास्ट ज्वाइन करिए बच्चों। शुरू करते हैं आज का लास्ट लेक्चर, L5 लेक्चर। बहुत फास्ट ज्वाइन करिए बच्चों। आज ही बच्चों शुरू करते हैं। बहुत फास्ट ज्वाइन करिए बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। आज ही बच्चों शुरू करते हैं, काफ़ी लेट हो रहा है और लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अगला चैप्टर। क्लियर, इसके एप्लीकेशन की बात कर लेंगे। चलिए, वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए, ये सारी चीज़ें पढ़ लिया था, थोड़ा सा रीडिंग लगवा दे रहे हैं ताकि बात समझ में आए आप लोगों को। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करना है तो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, हम लोग इंसर्शन कर सकते हैं। बहुत सारे वेज थे। हम लोगों ने पढ़ा था एग्रोबैक्टीरियम का यूज़ करके प्लांट के अंदर हम लोग इंसर्शन कर सकते थे। रिट्रोवायरस का यूज़ करके एनिमल सेल के अंदर हम लोग इंसर्शन कर सकते थे। फिर हम लोगों ने बैक्टीरिया के अंदर या किसी भी बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करना है तो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से यूज़ करते थे। ठीक है ना। देन हम लोग कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करते थे। इसके बाद हम लोग आइस पे रखते थे तो ये समझ नहीं पाता था हो क्या रहा है, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके अंदर चला जाता था। फिर हम लोग माइक्रो इंजेक्शंस और बायोलिस्टिक जीन गन मेथड यूज़ करते थे। माइक्रो इंजेक्शंस हम लोगों ने यूज़ किया था एनिमल के अंदर। आज रिवीजन भी कराएंगे बच्चों जो अभी तक पढ़ाया है, तो बहुत फास्ट ज्वाइन करिए सभी लोग। ठीक है ना, लास्ट लेक्चर है, छोटा सा टॉपिक है, बायोरिएक्टर्स की बात करेंगे। फिर हम लोग ने जीन गन पढ़ा था हम लोग, जिस पे क्या करते हैं कि गोल्ड और टंगस्टन की मेटल होती है, उसके ऊपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लगा के उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। प्लांट में मेनली यूज़ करते थे हम लोग, है ना। यहाँ तक पढ़ लिया था बच्चों। चलिए, अब इसके बाद देखिए, कह रहा है कि बहुत सारे मेथड है इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू द रिसिपिएंट सेल्स। रिसिपिएंट सेल के अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। ये बहुत सारे वेज हैं हम लोगों ने, जैसा कि मैंने अभी बताया। रिसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव, मतलब पहले हम लोग योग्य बनाते हैं उसके, कि वो उसके अंदर क्या हो पाए, उसके अंदर इंसर्ट हो पाए। उसके अंदर हम लोग जैसे कैल्शियम से ट्रीट करते थे, मैग्नीशियम साल्ट से ट्रीट करते थे, ताकि वो उसके योग्य हो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर इंटर कर पाए। ठीक, सो इफ आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन्स फॉर रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स ई.जी. एम्पिसिलिन ट्रांसफर्ड इनटू ई. कोलाई। सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी में वो ई. कोलाई बैक्टीरिया और एग्रोबैक्टीरियम, यही दो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज़ हुए हैं। एक होता है ई. कोलाई, दूसरा होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। क्लियर, ये दो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं। ठीक, होस्ट सेल्स बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट सेल। अगर एम्पिसिलिन से रेसिस्टेंट है तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, इफ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म सेल्स अगर प्लेट्स कंटेनिंग एम्पिसिलिन, अगर हम लोग अगर प्लेट्स पे इसको ग्रो कराएं, ओनली ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो करेगा, अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल्स विल डाई।
यानी जिसके अंदर रेसिस्टेंट की प्रॉपर्टी नहीं है वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक, वो उसकी डेथ हो जाएगी। क्लियर? सिंस ड्यू टू ampicillin resistant gene one is able to select a transform cells in the presence of ampicillin, यानी एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स का यूज करके हम लोग जिसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि एम्पिसिलिन यहाँ पे काम कर रही है सेलेक्टेबल मार्कर की तरह। एम्पिसिलिन एक्ट एज ए सेलेक्टेबल मार्कर्स बिकॉज एम्पिसिलिन कंटेनिंग जीन हैव अ रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स like ampicillin, so it not affected by the ampicillin antibiotics and it will grow further in the E. coli bacteria or other cell. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, 1 मिनट बच्चों। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं अगला बच्चों, ऑब्टेनिंग दी फॉरेन जीन प्रोडक्ट। फॉरेन जीन प्रोडक्ट हमें कैसे मिलेंगे इसकी बात करते हैं। When you insert a piece of alien DNA, alien DNA का मतलब होता है बच्चों फॉरेन DNA, इसी को alien DNA का मतलब होता है बच्चों फॉरेन DNA। कौन सा DNA? फॉरेन DNA। एलियन DNA कहें या हम कहें फॉरेन DNA कहें, ठीक, या हम कहें डिजायर्ड DNA, या क्या कहें बच्चों? डिजायर्ड DNA, यानी अच्छा वाला DNA। डिजायर्ड DNA यानी अच्छा वाला DNA जिसको हम लोग यूज करें। एलियन DNA इनटू द क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल सेल्स। द एलियन DNA गेट्स मल्टीप्लाइड। क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एलियन DNA, फॉरेन DNA, डिजायर्ड DNA, अच्छा वाला DNA हम लोग ट्रांसफर करते हैं, तो वो उसका हम चाहते हैं कि बहुत सारी उसकी कॉपी बना ले, मल्टीपल कॉपी इसकी बना ले, है ना। तो इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज द अल्टीमेट एम्स टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन्स। जाहिर सी बात है, अगर जीन तुम्हारा अच्छा होगा, मैंने बताया था कि जैसा DNA होता है बच्चों वैसा ही RNA होता है, और जैसा RNA होता है वैसी ही प्रोटीन होती है, जैसी प्रोटीन होती है वैसा ही एंजाइम होता है, जैसी एंजाइम होती है वैसा ही मेटाबॉलिज्म होता है, जैसा मेटाबॉलिज्म होता है वैसा ही फंक्शन होता है, जैसा फंक्शन होता है बच्चों वैसा ही फिजिकल अपीयरेंस होता है, फिजिकल अपीयरेंस होता है। जैसा फिजिकल अपीयरेंस यानी उतना ही अच्छा फेनोटाइप होगा, जितना अच्छा फेनोटाइप होगा उतना बढ़िया स्मार्ट आप दिखेंगे, उतने ही खूबसूरत स्मार्टनेस आपके अंदर होगी। तो यानी तुम्हारे DNA जैसा वैसा RNA, जैसा RNA वैसी प्रोटीन, जैसी प्रोटीन वैसा एंजाइम, जैसा एंजाइम वैसा मेटाबॉलिज्म, जैसा मेटाबॉलिज्म वैसा ही फंक्शन, जैसा फंक्शन वैसा ही फेनोटाइप, जैसा फेनोटाइप वैसा ही फिजिकल अपीयरेंस, वैसी ही स्मार्टनेस आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलेगी बच्चों। क्लियर? ठीक है ना। तो वैसी ही स्मार्टनेस आपके अंदर देखने को मिलेगी। तो हम अगर अच्छा जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, है ना। डिजायरेबल प्रोटीन मिलेगी क्योंकि हम लोग अच्छा जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। Hence there is a need for the recombinant DNA to be expressed. The foreign gene gets expressed under appropriate conditions. The expressed foreign gene host cells involved understand technical details. अभी हम लोग देखते हैं फटाफट। After having cloned the gene of interest, having optimized the conditions to induce the expression of the target protein. ठीक, जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जो जीन अच्छा है वही आपने इंट्रोड्यूस किया, वो बढ़िया प्रोटीन बनाएगा, है ना। अब अगर रिकॉम्बिनेंट DNA है तो रिकॉम्बिनेंट DNA से आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ही बनाएंगे, जाहिर सी बात है।
वन हैज कंसिडर्ड प्रोड्यूसिंग ऑन ए लार्ज स्केल। किस, और हम लोग हमेशा बच्चों हम लोग यही चाहेंगे ना कि प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो। एक डिब्बे में थोड़ी ना कराएंगे, एक कप में प्रोडक्शन थोड़ी ना कराएंगे, क्योंकि मार्केट में इसको जो है हम लोगों को डिलीवर करना है, तो हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कराएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग एक डिब्बे में प्रोडक्शन कराएंगे और मार्केट में लेके घूमेंगे, ले लो ले लो ले लो मेरी प्रोटीन ले लो। नहीं, हम लोग क्या करेंगे, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है ना। कह रहा है कि कहीं बताओ रीजन कि लार्ज स्केल पे क्यों करेंगे, क्योंकि भैया हमको सबको प्रोवाइड करनी है ना। अब उसके बाद इफ एनी प्रोटीन कोडिंग जीन एक्सप्रेस इन अ हेटेरोलॉगस होस्ट इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट जीन है तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनेगी। द सेल्स हार्बरिंग क्लोन जीन्स ऑफ इंटरेस्ट में बी ग्रोन। क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जो जीन अच्छा था आपने उसी की ग्रोथ कराई तो आपको अच्छी प्रोटीन मिलेगी। क्लियर। ठीक बच्चों। द सेल्स कैन आल्सो बी मल्टीप्लाइड इन कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। अब हम लोग देखिए दो सिस्टम होते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट। ठीक है बच्चों, यहीं पे हम जो है डिस्कस करते हैं। ये ऊपर कैसे जाएगा हैंड से, या ऑलरेडी इट इज क्लिक ऑन एरेज। ओह शिट, थैंक यू। चलिए बच्चों, अब हम लोग कल्चर सिस्टम की बात करते हैं। होता क्या है कि हम लोगों को लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है। अगर हमें लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है तो हम हमेशा प्रोडक्शन जो है बड़े स्केल पे करेंगे ताकि मार्केट में रिलीज हो। तो बैक्टीरियल कल्चर हम लोग दो तरीके से करते हैं, समझ लीजिए पहले। ठीक, एक होता है बच्चों बैच कल्चर, एक होता है बैच कल्चर, एक होता है कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम, कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम, बहुत दिमाग लगा के समझिए। कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम होता है और बैच कल्चर होता है। ये बहुत सारे लोगों को समझ में कम आता है लोगों को, लेकिन आप समझिए। बैच कल्चर में क्या करते हैं बच्चों हम लोग, इसमें क्या होता है कि ये देखिए बैच कल्चर है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमने बहुत सारे ये देखिए बैक्टीरिया, हमने इकोलाई बैक्टीरिया को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। ये क्या है बच्चों, इकोलाई बैक्टीरिया को हमने इसके अंदर डाल दिया। और बैक्टीरिया क्या खाता है, न्यूट्रिएंट्स। तो ये देखिए न्यूट्रिएंट्स भी हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ये देखिए न्यूट्रिएंट्स भी जो है हमने क्या किया इसके अंदर, न्यूट्रिएंट्स भी हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी ग्रोथ होने देंगे, बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन होने देंगे। लास्ट में हम लोग जो है देखेंगे। अब इसमें क्या होगा बच्चों, अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करें तो इसमें ग्राफ क्या आएगा कि शुरुआत में क्या था बच्चों, ग्राफ स्लो जाएगा। ठीक, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया थे और न्यूट्रिएंट्स तो पूरा था। धीरे धीरे बैक्टीरिया डिवाइड करते करते अपना नंबर बढ़ा रहा है। जब बैक्टीरिया डिवाइड करते करते अपना नंबर बढ़ा रहा है तो न्यूट्रिएंट्स भी क्या होंगे, खत्म होंगे, बैक्टीरिया का नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ पे आते आते स्पीड इसकी बढ़ जाती है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे क्या होता है बच्चों, कुछ ग्राफ इस तरीके से आता है, स्टेशनरी हो जाता है। यानी शुरुआत में लैग फेस आएगा, यहाँ पे लॉग फेस आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, स्टेशनरी फेस। कौन सा फेस आएगा, स्टेशनरी फेस आएगा। तो दो चीज़ें यहाँ पे लैग, लॉग और स्टेशनरी फेस देखने को मिलेगा, क्योंकि शुरुआत में ग्रोथ स्लो है। बीच में क्या होगा, बैक्टीरिया का नंबर बढ़ा, न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे क्या होंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे। फिर तो जब न्यूट्रिएंट्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे तो स्टेशनरी फेस आ जाएगा। तो इसका ग्राफ, बैच कल्चर का जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा बच्चों, सिग्मोइड कर्व आएगा। कैसा कर्व होगा, सिग्मोइड कर्व होगा। क्लियर, बताइए बच्चों कैसा होगा, सिग्मोइड कर्व होगा।
वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। समझ रहे हैं बच्चों कैसा आएगा कर्व? सिग्मोइड कर्व आएगा। और कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में क्या होता है कि कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में हम लोग इसके दो एंड होते हैं। ये देखिए, हम लोग एक एंड से बैक्टीरिया और न्यूट्रिएंट्स इंटर करते रहेंगे, बैक्टीरिया प्लस न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स ही सिर्फ इंटर करेंगे। शुरुआत में हमने बैक्टीरिया को देखो इंट्रोड्यूस कर दिया, ये बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर हम लोग बार बार डालते रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर डालते रहेंगे, इसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स बार बार डालते रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स बार बार इसके अंदर डालते रहेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया जब डिवाइड करेगा तो बैक्टीरिया डिवाइड करते करते अपना नंबर बढ़ाएगा। जब बैक्टीरिया डिवाइड करते करते अपना नंबर बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है न्यूट्रिएंट्स खत्म होंगे, तो हम लोग न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर इंटर कर रहे हैं। जबकि बैच कल्चर में हम लोग बाहर से कुछ नहीं डालते, एक बार हमने बैक्टीरिया और न्यूट्रिएंट्स डाल दिया, उसके बाद ग्रोथ चेक करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका ग्राफ अगर हम लोग ड्रा करें तो इसके ग्राफ में बच्चों कभी इसके ग्राफ में हम लोग स्टेशनरी फेस आने ही नहीं देते हैं। तो इसका जो ग्राफ आता है वो जे शेप्ड आता है। कैसा आता है बच्चों? जे शेप्ड। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, लगातार ग्रोथ होती है। इसमें हम लोग स्टेशनरी फेस आने नहीं देते हैं, क्योंकि बाहर से हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स डालते रहते हैं। इस वजह से इस कंडीशन में क्या होता है कि स्टेशनरी फेस नहीं आता है। इसमें क्या करेंगे, एक तरफ से हम लोग जो प्रोडक्ट बन के निकल रहा है इसमें उसको निकालते रहेंगे, इधर से हम लोग प्रोडक्ट को निकालते रहेंगे और एक तरफ से जो है न्यूट्रिएंट्स इंटर करते रहेंगे। ठीक, तो कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि बार बार लॉग फेस को मेंटेन करते हैं। हम लोग स्टेशनरी फेस नहीं आने देते हैं, फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव रखते हैं, न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत ज़्यादा डालते रहते हैं। एक तरफ से फ्रेश प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, एक तरफ से हम लोग न्यूट्रिएंट्स डालते रहते हैं, तो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड होते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें। समझ गए बात? बताइए बच्चों, फटाफट बताओ, अब पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक, आइए। अब ये कम कैसे हो? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहां भी टच करो वो हो जा रहा है। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, वही बातें आ गई कि कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में ये देखिए, कंटिन्यूअस कल्चर, द सेल्स कैन आल्सो बी मल्टीप्लाइड, cells can also be multiplied in a continuous culture system. Continuous culture system तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, where the used medium is drained out from one side while fresh medium is added from other side to maintain the cells physiologically most active. समझ रहे हैं बात? हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, एक तरफ से हम लोग फ्रेश मीडियम इंटर कर रहे थे, दूसरी तरफ से हम लोग यूज्ड मीडियम बाहर निकाल रहे थे। क्लियर? चलिए अब आगे देखिए, द एक्टिव लॉग और एक्सपोनेंशियल फेस, इसमें हम लोग स्टेशनरी फेस बच्चों नहीं आने देते हैं। देखिए लाइन लिख रही है कि फिजियोलॉजिकली एक्टिव लॉग और एक्सपोनेंशियल फेस, दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेस लार्जर बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन्स। इस तरीके का जो सिस्टम होता है उसमें लार्ज बायोमास में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम से। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हम लोग स्मॉल क्वांटिटी पे करेंगे तो स्मॉल क्वांटिटी पे प्रोडक्शंस जो है हमारा घाटा रहेगा, कंपनी का घाटा होगा, क्योंकि जो है मेहनत उतनी ही लग रही है, प्रोडक्शन तो उतना हो नहीं पाएगा, है ना। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं बच्चों, बायोरिएक्टर्स। ये भी आ चुका है क्वेश्चन बायोरिएक्टर्स पे नीट में। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड, ये तो पढ़ लिया था। अब देखो, टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज डेवलपमेंट ऑफ द बायोरिएक्टर्स। डेवलप क्या करते हैं, बायोरिएक्टर्स। अब बायोरिएक्टर क्या होते हैं,
लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल्स होते हैं जिसका वॉल्यूम 100 से 1000 लीटर का होता है। ऐसा नहीं कि 100 से 1000 लीटर का ही होता है, 2-2 हज़ार लीटर, 4-4, 5-5 हज़ार लीटर के आते हैं। ठीक, बायोरिएक्टर्स, बहुत बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स आते हैं, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी जो लिख रही है उसको मानो। लार्ज वॉल्यूम 100 से 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड was required, thus bioreactor cannot thought of as vessels in which raw materials are biologically converted into a specific product। इसमें क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल हम लोग इंटर करते हैं वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। बायोरिएक्टर दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना बच्चों। इंडिविजुअल एंजाइम्स etc यूज माइक्रोबियल प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन सेल्स। अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स by providing the optimum growth conditions like temperature maintain हो बच्चों, pH maintain हो, substrate, salts, vitamins। ये क्यों मेंटेन होना चाहिए? क्योंकि हम लोग एक प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं। प्रोटीन की जो एक्टिव होती है बच्चों, प्रोटीन के लिए प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं आप, तो इसके लिए pH पे डिपेंड करती है कि मोस्टली प्रोटीन जो एक्टिव होती हैं वो 6.8 to 7.4 pH होती है। इस पे 7.4 pH पे मोस्ट एक्टिव होती हैं। अगर टेम्परेचर आप ज़्यादा बढ़ा देंगे, अगर टेम्परेचर बच्चों 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर दिया आपने तो डीनेचुरेशन हो जाएगा प्रोटीन का। तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन ना होने पाए, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, और हम लोग अगर बच्चों साल्ट की बात करें, विटामिन की बात करें, क्योंकि इसको भी हम लोगों को क्या देना है, न्यूट्रिएंट्स देने हैं, है ना। तो इसके लिए भी हम लोगों को क्या होना पड़ेगा, सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा बच्चों। तो इसमें टेम्परेचर हो, पीएच हो, सबस्ट्रेट, साल्ट्स, विटामिन्स और ऑक्सीजन सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। अब ये डायग्राम आप देखिए, दो तरीके के बायोरिएक्टर्स होते हैं। एक होते हैं बच्चों स्पास्ड बायोरिएक्टर और एक होते हैं सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। देखिए, दिमाग लगा के दोनों को देखिए। एक होता है बच्चों इस सिंपल अब इसमें देखिए सिंपल वाले में क्या है, और स्पास्ड बायो टैंक बायोरिएक्टर्स और सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स स्टेराइल है। अब इसमें देखिए डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हम लोग एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल के लिए लगा देते हैं ताकि इसमें पीएच बताता रहे कि इसकी पीएच कितनी हो रही है। पीएच को मॉनिटर करना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी प्रोटीन पार्टिकुलर पीएच पे ही एक्टिव होती हैं, है ना। प्रोटीन को एक्टिव होने के लिए उसकी पीएच जो है, यस बोर्ड में भी आता है। ठीक, स्टीम फॉर स्टेरलाइजेशन, यहाँ पे स्टीम लगी हुई है जिससे स्टेरलाइजेशन हम लोग करेंगे। यहाँ पे मोटर लगी हुई है, ये बहुत तेज़ी के साथ घूमती है बच्चों, बहुत तेज़ी के साथ ये घूमती है, ठीक है ना। ये इस तरीके से बहुत तेज़ी के साथ जो है मोटर जब लगी होती, जैसे इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं वायर से, बहुत तेज़ी के साथ वाइब्रेट करती है। अब इसमें फोम ब्रेकर लगे हुए हैं, इसमें क्योंकि झाग बनता है बच्चों, ऊपर झाग बनता है जब ये चलता है। आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी आपने घर में बनाया होगा, आपने जूस निकाला होगा तो ऊपर झाग बनती है ना। ऊपर ये जो झाग बन रही है बच्चों, इसको फोम ब्रेकर भी लगा हुआ है। फ्लैट ब्लेडेड इम्पलर है ताकि चीज़ों को मिक्स कर दें। ठीक, कल्चर ब्रॉथ भी लगा हुआ है और स्टेराइल एयर भी हम लोग क्या करते हैं, पंप करते रहते हैं, क्योंकि एयर की भी ज़रूरत होती है ताकि पीएच और सारी चीज़ें मेंटेन हो सकें। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इस स्पास्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर में क्या है, इसमें बच्चों हम लोग नीचे से, ये जो है इसमें नीचे से हम लोग एयर को पंप करते हैं, एयर पंप करते हैं नीचे से। हम लोग जब नीचे से पंप करते हैं एयर, तो ये एयर के मॉलिक्यूल्स देखिए ऊपर इतनी फोर्स के साथ हम लोग इसमें एयर जो है पंप करते हैं, जिससे जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं, ठीक है ना। तो आवाज़ आती है इसमें, जब एयर मारते हैं तो गुड़ 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 आवाज़ आती है। ऐसे कैसे आवाज़ आती है बच्चों, जब यहाँ से पानी एयर मारते हैं तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सब मिक्स हो जाते हैं। इस वजह से इसमें जो है ये ब्लेड नहीं लगी हुई है। देखो यहाँ पे ब्लेड नहीं लगी हुई है, क्यों नहीं लगी हुई, क्योंकि ये यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सबको ब्रेक करते हैं। ठीक, तो आवाज़ आती है गुड़ 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 गुड़, कैसे आवाज़ आती है। ठीक, इस तरीके से जो है आवाज़ आती रहती है। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या है, अब इसमें एक भी और ये होता है
कि ये मॉलिक्यूल्स क्या सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसमें बबल्स बनते हैं, बबल्स जो बनते हैं वो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे ऑक्सीजन जो है ज़्यादा ये लोग कवर कर लेते हैं। ठीक, चलिए 2 बायोरिएक्टर्स हमने पढ़ा दिया आपको, एक जो है सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स और एक स्पास्ड। ठीक, अब देखिए स्टीयर्ड टैंक रिएक्टर, इसमें देखिए क्या है बच्चों, स्टीयर्ड टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलेंड्रिकल है विद कर्व्ड बेस, है ना। मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट, जो भी कंटेंट है उसको मिक्स करते हैं। ठीक, स्टीयरर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर्स। Alternatively, air can be bubbled. Air bubbled through the reactors. If you look at the figure closely, you will see that bioreactor and agitator systems or oxygen delivery systems, foam control systems लगे हुए थे, pH control system, temperature control system, है ना, sampling ports that small volumes of the cultures can be withdrawn periodically. जैसे जैसे चीज़ें तैयार होती जाएंगी वैसे वैसे हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, निकालते जाएंगे। जैसे जैसे चीज़ें जो है तैयार होती जाएंगी वैसे वैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालते रहेंगे। क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है, अब जैसे ये पूरा प्रोडक्ट तैयार हो गया, ये जो प्रोडक्ट था बच्चों तैयार हो गया, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम लोग सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं बच्चों डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में, सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन, सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हमने क्या किया, सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद प्योरीफाई किया, प्योरीफाई करने के बाद इसकी पैकेजिंग की, क्या करना शुरू किया, इसको चेक किया। चेक भी करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं। अगर ये प्रोडक्ट सही होता है तो इसको पैक करके मार्केट में अवेलेबल करा देते हैं। फिर इसकी हम लोग क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं। ठीक, पैकिंग करने के बाद इसको हम लोग मार्केट में रिलीज़ करते हैं कि ये प्रोडक्ट ठीक है, इसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है। ठीक, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज, प्रोडक्ट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड थ्रू सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट रेडी फॉर द मार्केटिंग। ठीक है ना, हम लोग मार्केट में तभी रिलीज़ करेंगे जब इसको चेक होगा कि इसमें कोई बीमारी है या नहीं है। जब हमको ये पता लग जाता है कि इसमें कोई बीमारी नहीं है। ठीक, अब देखो प्रोडक्ट, द प्रोसेस इंक्लूड्स सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। क्या करते हैं बच्चों, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशंस विच आर कलेक्टिवली रिफर टू एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। यानी इसके पहले जो सिंथेटिक स्टेज है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक, सिंथेटिक स्टेज जो हम लोग सिंथेसिस कर रहे थे, सिंथेटिक स्टेज को हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग, अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग, अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं, अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, द प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स सच। अब सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स का मतलब जैसे अगर आप लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बचाने के लिए, जैसे आप कोका कोला ले लीजिए, कोका कोला में भी पेस्टिसाइड्स मिलाए जाते हैं ताकि कीड़े मकोड़े ना पड़ पाएँ। ठीक है ना, कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है मार्केट में उसके अंदर अब आप पैकिंग वाला कोई सामान ले रहे हैं तो नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है ना, तो अलग अलग जो है मटेरियल्स होते हैं उसको उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि जो है ख़राब ना हो, उसको बनाए रखें। सच फॉर्मुलेशंस हैज़ टू बी अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स एज इन केस ऑफ ड्रग। अगर कोई दवा बनाई गई है तो दवा का क्लिनिकल ट्रायल्स होगा। क्लिनिकल ट्रायल्स किस पे होता है बच्चों, माइस पे होता है, देन मंकी पे होता है, देन जो है ह्यूमन पे होता है कि ये दवाइयाँ सही हैं कि नहीं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। स्ट्रिक्ट क्वालिटी ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज आल्सो रिक्वायर्ड। द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू प्रोडक्ट्स। अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग तरीके से हम लोग जो है करते हैं। ड्रग है, ड्रग का अलग है। कोई और प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, आप कोका कोला बना रहे हैं, आप मैंगो जूस हो गया, मैंगो जूस में बच्चों जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, जिसमें शुगर प्रेजेंट होती है उसमें चांसेस ऑफ
ग्रोइंग ऑफ द बैक्टीरिया इज मोर, सो हम लोग उसके अंदर पेस्टिसाइड्स मिला देते हैं ताकि जो है ग्रोथ ना हो पाए किसी भी बैक्टीरिया की, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। अभी हमारा चैप्टर हुआ यहीं पे फिनिश। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे बच्चों अगले चैप्टर के साथ। कल नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर बच्चों, कल नया चैप्टर पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक, ओके।